हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेज? प्लेज का मतलब क्या होता है? स्टेट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पॉनर एंड द पॉनी। पॉनर और पॉनी की राइट्स की हमको यहाँ पे भी डिस्कस करना है। तो एक बार राजस्थान के अंदर आ चुका है, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, तो ध्यान में रखना। व्हाट मीनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्लेज? सेक्शन 172 के अंदर ये डिफाइन है, द पेमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द डेब्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस इज कॉल्ड द प्लेज। जब कोई भी गुड्स का बेलमेंट हो, कोई सिक्योरिटी उसके ऊपर इन्वॉल्व होनी चाहिए डेब्ट को पे करने की, या परफॉर्मेंस होना चाहिए प्रॉमिस करने का, उसको हम प्लेज बोलते हैं। जैसे एक्स ने बोरो करा 1000 फ्रॉम द सिटी बैंक एंड कीप्स ए शेयर एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट, और जो सिक्योरिटी पे करी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बोलेंगे। मतलब कोई भी उधार लेने के लिए आपने कुछ भी चीज गिरवी रखी है तो pledge, the person who delivers the goods for the security for the payment of the debt or the performance of the promise is called the pawnor or the pledger, जो security देता है अपनी repayment करने के लिए debts को। Pledgee, the person to whom the goods are delivered as security of the payment of the debt, the performance of the promise। जब security दी जाती है debts के ऊपर किसी भी जने को, उसको promise या pawn बोल सकते हैं अपन। Essential of pledge, pledge के क्या क्या essentials है? The essentials of the pledges are as follows: the goods must be delivered in the security of the payment of the debt of the performance of the promise, promise और performance होनी चाहिए। There must be an actually or constructive delivery of the goods of the pledges, constructive delivery होनी चाहिए कोई भी goods की। When a third person having possession of the goods agrees to hold them on the pledges behalf, it will constitute the sufficient delivery। कोई ना कोई sufficient delivery वो constitute करना चाहिए। The pledge can be made from the movable goods only। सिर्फ movable goods का ही pledge करा जा सकता है, जैसे shares हो गए, valuable things हो गई, जो कि गवर्नमेंट promissory note हो गए, इन सब चीजों का ही enforcement हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन इज एसेंशियल। पोजेशन ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है इसके अंदर। एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ द गुड्स व्हेन रेडी इन द फ्यूचर इज नॉट क्रिएट द प्लेज। फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर करने को हम प्लेज नहीं बोल सकते हैं। हु मे प्लेज, कौन कौन प्लेज कर सकता है? ओनर्स ऑफ द गुड्स, सबसे पहला है जो भी ओनर होगा गुड्स को वो ही प्लेज कर सकता है। पोजेशन जिसके पास होगा, जो कि वैलिड प्लेज दे सकता है। प्लेज बाय द नॉन ओनर्स, नॉन ओनर्स भी प्लेज कर सकते हैं। कौन कौन से? जैसे एक मर्केंटाइल एजेंट हो गया। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? जहां पे जिसके पास पोजेशन हो गुड्स का, एक गुड्स एक टाइटल के अंदर कॉल क्रिएट कर सकता है एक वैलिड प्लेज रियल ओनर के बिहाफ पे। पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, जो कि पोजीशन के अंदर गुड्स के अंदर है, जो कि पोजीशन है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन वैलिड प्लेज वो बना सकता है। सेलर इज द पोजीशन ऑफ द गुड्स, एक सेलर जो कि पोजीशन के अंदर है गुड्स का, सेल के बाद वो प्लेज कर सकता है गुड्स को। बायर हु हैज ऑब्टेन्ड द पोजीशन ऑफ द गुड्स, वो बायर जिसके पास पोजीशन आ चुका है वो वैलिड प्लेज कर सकता है। पर्सन हु हैज अ लिमिटेड इंटरेस्ट इन द गुड्स, गुड्स के ऊपर जब लिमिटेड इंटरेस्ट होता है किसी भी पर्सन का, तो वो भी प्लेज कर सकता है। प्लेज बाय द नॉन ओनर्स, नॉन ओनर्स के पास प्लेज हो जब क्या कर सकते हैं, या वो Generally, the goods can be pledged by the owners or by any person, owners authority, owners authority या owners ही pledge कर सकते हैं goods को। This rule is based on the principle that no one can pass a better title than himself as the, this principle is necessary to protect the individual interest, individual interest को protect करने के लिए ये बनाया जाता है। But the following cases pledged may by the non owners से भी कुछ pledges होते हैं। सबसे पहला है pledged by the mercantile agent। कोई भी mercantile agent अगर pledge करता है तो mercantile agent means the agent having the customary course of the business such as the authority to sell or buy। उसके पास authority है सेल करने की या बाय करने की किसी भी गुड्स को। pledge authority of the goods, a pledge by the mercantile agent with the valid माना जाता है कब कब सिचुएशन के अंदर पोजीशन होना चाहिए उसके पास गुड्स का। सेकंड थिंग, कंसेंट होनी चाहिए ओनर्स की उसके पास। थर्ड चीज है हमारे पास एक्शन लेने के लिए वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर काम कर रहा हो, गुड फेथ के अंदर काम कर रहा हो, कोई भी नोटिस पॉनर्स को डिफेक्टिव नहीं साबित कर सकता है। तब इस सब कंडीशन के अंदर अगर मर्केंटाइल एजेंट का जो प्लेज वाला कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सकता है। प्लेज बाय द पर्सन इन द पोजीशन अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, and when the pawner has obtained the possession of the goods, जब goods के possession को उसने obtain कर लिया है, he can make a valid contract, वो एक valid contract कर सकता है। time of the pledge, the pawnee has received the goods in the good faith, और pawnee बस good faith के अंदर वो receive कर लेना चाहिए। but if the person is in the possession of the goods under the void contract, लेकिन void contract के अंदर है, he cannot make the valid contract of the pledge, वो valid contract नहीं कर सकता। pledge जैसे thief की valid नहीं हो सकती।
प्लेज बाय अ पर्सन हैविंग द इंटरेस्ट, प्लेज उन पर्सन की जिनके पास इंटरेस्ट हो कोई भी कोई काम करने का। व्हेन अ पर्सन हु हैज अ लिमिटेड इंटरेस्ट इन द गुड्स, गुड्स के अंदर अगर लिमिटेड इंटरेस्ट है, प्लेज देम द प्लेज इज अ वैलिड टू द एक्सटेंट, प्लेज क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी उस एक्सटेंट तक। ए फाइंड्स अ वॉच एंड स्पेंड्स 20 ऑन इट्स रिपेयर, ए ने एक वॉच फाइंड करी और 20 रुपीस उसने डाले, ही प्लेजेस द वॉच फॉर रुपीस 50, उसने प्लेज करा वॉच को 50 रुपीस में, द ट्रू ओनर कैन रिकवर हिज वॉच फ्रॉम द पॉनी बाय पेइंग द रुपीस 20 पे करके वो वॉच से कर सकता है। प्लेज बाय द को ओनर्स इन द पोजीशन, पोजीशन के अंदर कैसे प्लेज हो, when there are several owners of the goods, बहुत सारे ओनर्स होते हैं किसी भी गुड्स के, आर इन द पोजीशन ऑफ वन ऑफ द को ओनर, या पोजीशन के अंदर है को ओनर की, द वैलिड प्रोवाइड दैट द पॉनी एक्सेप्ट्स द गुड इन द गुड्स इन द गुड फेथ, पॉनी को एक्सेप्ट कर सकता है वो गुड फेथ के अंदर। प्लेज बाय द सेलर इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स आफ्टर द सेल, सेल के बाद अगर पोजीशन आता है तो, इफ द सेलर हु हैज सोल्ड द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, अगर वो पोजीशन के अंदर है गुड्स को बेचने के, द बायर ऑफ द गुड्स कैन नॉट रिकवर द गुड्स फ्रॉम द पॉनी, पॉनी से वो रिकवर कर ही नहीं सकता उन गुड्स को। Pledged by the buyer in the possession of the goods under the agreement to sell, agreement to sell के अंदर है, quite often a person to given the possession of the goods under agreement to sell, the buyer has not yet become the owner of the goods but he is possessing them, अगर कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर, if such goods person pledges the goods and the pawnee accepts the goods in the good faith, अगर good faith के अंदर वो accept भी कर ले इस चीज को, it is a valid pledge, उसको हम क्या बोलेंगे, valid pledge बोलेंगे। For example, A buys a radio set for the B on the hire purchase system, hire purchase system में अगर वो खरीद ले, A has not yet become the owner because he has not paid the full price, full price उसने पे नहीं कर रखी है तो वो ओनर नहीं बनता है। If A pledges the radio set with C, अगर C को वो रेडियो सेट अगर प्लेज कर देता है, it is a valid pledge provided the C has no knowledge, ये प्रोवाइड होना चाहिए C के पास कोई भी नॉलेज नहीं है, डिफेक्टिव टाइटल नहीं है। राइट्स क्या क्या हैं प्लेजी के, प्लेजी के पॉनी के क्या क्या राइट्स होते हैं, राइट्स टू रिटेन, द पॉनी हैज अ राइट्स टू रिटेन द गुड्स प्लेज्ड अ ड्यू until the dues paid, जब तक ड्यूज पे नहीं होते तो उसके पास राइट है वो डिटेन रखेगा गुड्स को। He has a right to retain the goods pledged, not only the payment of the debts, the performance of the promise, but also the interest due to the debt. अगर इंटरेस्ट भी नहीं आया ना तब भी उसके पास राइट है वो पेमेंट रखने का, वो सिक्योरिटी रखने का। Rights of the retainer for the subsequent advances. When the pawnee lends the money from some debtor after the date of the pledge without any further security, बिना किसी further security के लिए वो आगे और पैसा दे देता है, it shall presume the right of the retainer over the pledged goods extend the subsequent advances. तो advances मतलब subsequent advances के लिए वो राइट वापस से आ जाता है उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। It will also notice that although the pawnee is a particular lien only, but the section allows him to track the subsequent advances. Subsequent advances के लिए भी section ये allow करता है उनको कि original debts उनके पास ही रहेगी जब तक वो पूरा payment नहीं कर देते। Right of the extraordinary expenses. The pawnee has also right to recover from the pawnee extraordinary expenses incurred by him in the preservation of the goods and the pledge. जो भी गुड्स उन्होंने प्रिजर्व कर रखे हैं प्लेस पे दे रखे हैं उसके लिए भी उनके पास राइट है। पर राइट टू sue the pawnee और सेल द गुड्स इन डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट हो जाता है pawnee तो उनके पास राइट है गुड्स को सेल कर सकते हैं। he may bring the suit against the pawnee for the recovery of the amount due to him, रिकवरी करने के लिए वो सूट कर सकते हैं और गुड्स जो भी प्लेस कर रखे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं। he may himself sell the things pledged, जो भी प्लेस के लिए रखा गया है वो खुद बेच सकते हैं उसके बाद रीजनेबल नोटिस देने का कि वो इंटेंशन कर रहे हैं सेल करने की। In connection with the alternative right to sale, the following points must be rated, लेकिन ये अगर सेल हो रही है तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर करने चाहिए। एक तो रीजनेबल नोटिस दे दे, एग्रीमेंट वेव हो चुका है, हम आपका सामान बेच रहे हैं, वॉइड हो चुका है सब काम, सेल वॉइड है कंट्रारी टू द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। पॉनी कैन नॉट सेल द गुड्स टू हिमसेल्फ, अपने आप को गुड्स वो नहीं बेच सकता है। इफ दे डज नॉट सेल इज वॉइड, वो सेल वॉइड मानी जाएगी। if the sales are insufficient, सेल insufficient है, सारे क्लेम नहीं आए हैं, वो रिकवर कर सकता है बैलेंस पॉनर से। बट इफ द सरप्लस है लेकिन वो उसको वापस से क्या करेगा, पे कर देगा। मतलब अगर 10 लाख की कोई चीज है, 10 लाख 15 लाख का कोई लोन था, 10 लाख की चीज करके बेचकर उसने अपने रिकवर कर लिया, लेकिन ये 5 लाख का एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिकवर करेगा किससे, पॉनर से। लेकिन अगर चीज ही 20 लाख की है और उसको सिर्फ 15 लाख का ही सेटलमेंट करना है तो बचे हुए 5 लाख वो किसको दे देगा, पॉनर को वापस दे देगा। ड्यूटीज ऑफ द प्लेज, ड्यूटी नॉट टू यूज द प्लेज गुड्स का यूज नहीं कर सकता। द पॉनर मस्ट नॉट यूज द गुड्स प्लेज, द पॉनर यूज नहीं कर सकता गुड्स को, अगर यूज करता है अगर डैमेजेस होते हैं तो वो उसको पैसा देगा। ड्यूटी टू रिटर्न द प्लेज गुड्स को रिटर्न करने की ड्यूटी किसकी है, पॉनी की है। राइट्स ऑफ द प्लेजर, प्लेजर के क्या राइट्स होते हैं,
एनफोर्समेंट ऑफ द पॉनर्स ड्यूटी, पॉनीज की ड्यूटी को एनफोर्स करना कि जो भी उसके राइट्स है वो पूरी तरीके से फुलफिल करे। डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम, अ पॉनर हु डिफॉल्ट्स इन द पेमेंट ऑफ द डेब्ट, डेब्ट के पेमेंट के अंदर अगर डिफॉल्ट हो जाता है, द राइट ऑफ द रिडीम द डेब्ट सब्सिक्वेंट द एक्चुअल सेल ऑफ द गुड्स, गुड्स को वो बेच सकता है। इफ इट इज नॉट रिडीम्ड विद अ सर्टेन टाइम, अगर सर्टेन टाइम के लिए अगर वो रिडीम नहीं कर पाए उसको हम इनवैलिड मान लेंगे पहले से। ड्यूटीज देख लेते हैं पॉनर की क्या क्या होती है। रीपे करना है भाई लोन को आपको वापस से, जितना आपने लोन लिया है एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर कोई पॉनी के लगे हैं तो उसको भी पॉनर को ही भुगतना है। डिस्टिंक्शन देख लेते हैं अब इन दोनों के बीच में, प्लेज और बेलमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। प्लेज के अंदर तुम बेलमेंट स्पेसिफाइड पर्पस के लिए करी जाती है, रीपेमेंट डेब्ट के लिए एक सिक्योरिटी रखी जाती है, बेलमेंट के लिए डिलीवरी करी जाती है गुड्स की, रिपेयर्स, सेफ कस्टडी और कैरिज के लिए। पार्टीज जो भी प्लेज के अंदर है उसको पॉनर और पॉनी बोलते हैं, प्लेजर या प्लेजी भी बोल सकते हैं। तो बेलमेंट के अंदर रहता है वो बेलर और बैली बोलते हैं। पॉनी हैज अ नो राइट टू यूज, उनके पास कोई राइट नहीं होता गुड्स को यूज करने का, लेकिन बेलमेंट के अंदर राइट होता है यूज करने का गुड्स को। कंसिडरेशन नेसेसरी होनी चाहिए एग्जिस्टेंस बेलमेंट के अंदर, विदाउट दिस देयर इज नो प्लेज, कोई भी प्लेज नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है बेलमेंट के अंदर। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द पॉनर, अगर पॉनर डिफॉल्ट हो जाता है, पैसा नहीं पे कर देता, पॉनी के पास राइट होता है गुड्स को बेचने का। अगर बेलर डिफॉल्ट हो जाता है, बैली के पास राइट नहीं होता है उन गुड्स को बेचने का। पॉनी कैन सेल द गुड्स इन द प्लेज, प्लेज जो भी गुड्स प्लेज है उनको बेच सकता है। यहाँ पे बैली के पास रिटेन करने पड़ेंगे उन गुड्स को, वो सिर्फ सीव कर सकता है। pledge is not necessarily terminated, return of the goods in limited purpose के लिए ही होते हैं ये। बेलमेंट के अंदर जब जैसे वो एंड हो जाता है, जैसे ही वो गुड रिटर्न हो जाते हैं, वो बेलमेंट क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो ये हमने प्लेज और बेलमेंट में डिफरेंस पढ़ लिया। प्लेज के बारे में पूरे कॉन्सिक्वेंसेस, पूरा क्लॉज हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच।